हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर के PYQs। बच्चों वर्क एनर्जी एंड पावर के PYQs की सीरीज मैंने चलाई हुई है जिसमें मैंने क्वेश्चन 23 तक आपको करवा दिए हैं और आज बारी है बच्चा क्वेश्चन नंबर 24 की। हम लोग नीट, IIT, JEE और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के PYQs कर रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चन 23 तक मैंने करवा दिए हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो उन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं किया है तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज बारी है बच्चा क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करने की। तो गाइज मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पर। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने बाकी फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया है, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी करें। तो चलिए आज बारी है बच्चा क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करने की। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस। बच्चों फोर्स एक्टिंग होगा यहाँ पर, है ना। तो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस x एज शोन इन हियर। द फोर्स इज इन न्यूटन एंड x इज इन मीटर। The work done by the force in moving the object from 0 to 6 सेंटीमीटर। बच्चा एक डायग्राम दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ कैसा है, fx ग्राफ है। और fx ग्राफ में एक ऑब्जेक्ट 0 से 6 सेंटीमीटर तक मूव कराने में इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये कैलकुलेट करवाया बच्चा। तो बच्चा याद रहे जब भी हमारे पास fx ग्राफ दिया होता है और हमें वर्क डन पूछा होता है, हमारे पास fx ग्राफ हो और हमें वर्क डन पूछा हो तो बच्चा क्या करते हैं, अपन एरिया निकालते हैं उस ग्राफ का, राइट। तो बच्चा वर्क डन बाई वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ fx ग्राफ, राइट। इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें किसकी वैल्यू देगा बच्चा, वर्क डन की वैल्यू देगा। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, अब इस ग्राफ का एरिया क्या निकालेंगे बच्चा। तो ये ग्राफ हमें क्या दिख रहा है, देखो एक ट्रेपेजियम बन रहा है यहाँ पर, क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा वो हमें वर्क डन दे देगा। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा बच्चा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। ये ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला है। अब लगाते हैं फॉर्मूला। तो 1/2 इंटू बच्चा सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 और बच्चा यहां से यहां तक की डिस्टेंस 6। तो सम कितना हो गया, 6 + 3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चा दोनों साइड के बीच में डिस्टेंस ये कितनी है, 3। कितनी है ये, 3। तो ये आ गया 3। क्लियर हो गया। देखो एक बार फिर समझो, हमें चाहिए था सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड में देखो एक साइड यहां तक है तो ये कितना है, 3 वाला पॉइंट, और एक साइड यहां से 0 से स्टार्ट करके यहां तक है 6 वाली तक। तो 3 + 6 और इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी है, 3। ये भी कितनी है बच्चा, 3। इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर। चलो देखो, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 9 इंटू 3। तो बच्चा 9 3 27। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू 27/2। अब 27/2 तो 2 से कैंसिल आउट करो तो इट इज 13.5 जूल। कितना आंसर आया, 13.5 जूल। क्लियर है। सो आंसर इज बी, ऑप्शन बी इज राइट। बात समझ आ गई। देख लो एक बार क्वेश्चन को, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। ए पार्टिकल ऑफ मास m1 इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड अनदर पार्टिकल ऑफ मास m2 इज मूविंग विद वेलोसिटी v2। बोथ ऑफ देम हैव द सेम मोमेंटम बट देयर डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज e1 एंड e2 रेस्पेक्टिवली। इफ m1 इज ग्रेटर देन m2 देन। बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला, इंफॉर्मेशन को लिखते हैं पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, आप कंसेप्ट को समझे। क्वेश्चन ने बोला एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है बच्चा। तो m1 कितना दिया है, m1। एक पार्टिकल का मास m1, मतलब दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल नंबर 1 और एक पार्टिकल नंबर 2। मास m1 है।
इसकी जो वेलोसिटी है वो चाहे v1 एंड दूसरा पार्टिकल जो है इसका मास m2 और वेलोसिटी v2 इज v2। क्लियर? बोथ हैव द सेम मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम p1 इज इक्वल टू p2 है, बट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। बच्चे इसकी काइनेटिक जो एनर्जी है ke1 वो है e1 और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ke2 बच्चा वो है e2। कितनी है? e2। लेकिन दोनों का मोमेंटम सेम है। तब हमसे पूछा हुआ है कि अगर m1 बड़ा है m2 से तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। मतलब एनर्जी का रिलेशन पूछा है, e1 और e2 में आपस में क्या रिलेशन होगा ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए जरा बच्चा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। बच्चा इस फॉर्मूले को मैं कन्वर्ट करता हूं मोमेंटम के टर्म्स में, क्योंकि मोमेंटम सेम बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? मोमेंटम सेम है। तो इस फॉर्मूले को मैंने कन्वर्ट किया मोमेंटम्स के टर्म्स में, राइट? तो यहां से बन जाएगा बच्चा अपने पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, और देखो मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू एम इंटू वी, p इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो बच्चा यहां से आ गया v इज इक्वल टू p बाई एम। तो मैंने वेलोसिटी की वैल्यू यहां से पुट कर दी यहां पर, तो ये हो गया p स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये बन गया p स्क्वायर बाई 2m, p स्क्वायर बाई 2m। क्लियर हुई इतनी बात? अब इस फॉर्मूले से आप जरा चेक करें, अगर इफ p इज कांस्टेंट, अगर बच्चा p सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, राइट? इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा, उस पार्टिकल की एनर्जी कम होगी। क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दिया बच्चा, क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दिया है कि मास m1 का ज्यादा है m2 से। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है कि मास m1 का ज्यादा है m2 से। अगर बच्चों m1 का मास ज्यादा है m2 से, तो जिसका मास ज्यादा है उसकी एनर्जी कम होगी, तो E1 की एनर्जी कम होगी E2 से, E1 की एनर्जी कम होगी E2 से। ये कैसे पता लगा? इस रिलेशन से पता लगा। इस रिलेशन से हमें पता लगा कि काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जब हमारा मोमेंटम कैसा है बच्चा? कांस्टेंट। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन कौन सा राइट है? बी वाला ऑप्शन, कि E1 की जो एनर्जी है वो E2 से कैसी है? कम निकल के आ रही है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? देख लो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 26 एक बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ें और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ क्वेश्चन में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है और कैसे कैसे हमें स्टेप बाय सॉल्व करना है, राइट? देखिए, ए बॉल ऑफ मास 2 kg एंड अनदर ऑफ मास 4 kg are dropped together from a 60 feet tall building. After a fall of 30 feet each towards earth, their respective kinetic energies will be in the ratio of. क्वेश्चन को समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल और आसान भी है। क्वेश्चन ने बोला है 2 बॉल है, एक बॉल है 2 किलो की और एक बॉल है 4 किलो की। 2 बॉल्स हैं जिनका मास 2 kg और 4 kg है। दोनों को हमने सेम हाइट से 60 फीट की हाइट से नीचे की तरफ फेंका है, 60 फीट की हाइट से, राइट? जब वो 30 फीट पर आती हैं, दोनों बॉल कहाँ आती हैं? 30 फीट पे, तो उनकी एनर्जी का रेशियो क्या होगा? तो बच्चों हमें 30 फीट पर एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। इसका मतलब जब हमने बॉल को 60 फीट की हाइट से 30 फीट पर फेंक दिया, तो 30 फीट पर जाके उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, पहले मुझे ये कैलकुलेट करना होगा। बात समझ आ रही है? पहले 30 फीट पर जाके दोनों बॉल्स किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है ये मुझे कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए देखो, आप इसको क्वेश्चन को डायग्राम से समझें, आप इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझें। क्वेश्चन नंबर 26, राइट? सपोज ये है बॉल नंबर 1 और ये है बॉल नंबर 2। बच्चों दोनों ही 60 फीट की हाइट पर रखी गई हैं। कहां पर रखी गई हैं? 60 फीट की हाइट पर। दोनों ही बॉल 60 फीट की हाइट पर है, 60 फीट। ये भी 60 फीट की हाइट पर है। क्लियर है? इस पार्टिकल का मास 2 kg और इस पार्टिकल दैट इज इस बॉल का मास 4 kg है बच्चा। स्टार्टिंग में जब ये ड्रॉप की गई तो इस पॉइंट पर इनकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वो 0 और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी बच्चा कितनी? 0। जब ये 30 फीट पर पहुंच गई, 30 फीट पर,
30 फीट की हाइट पर जब ये पार्टिकल आ गया तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पहले मुझे ये कैलकुलेट करना होगा 30 फीट की हाइट पर। तो यहाँ आके इनकी वेलोसिटी v1 हो गई, ये मुझे कैलकुलेट करना है। सेकंड में भी बचा, जब ये 30 फीट पर आ गई तो इनकी वेलोसिटी v2 हो गई, ये मुझे कैलकुलेट करना है। हालांकि दोनों की वेलोसिटी सेम ही आएगी। क्यों आएगी सेम, उसका रीजन बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो जरा चेक करो। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला लगाएंगे अपन, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। इनिशियल वेलोसिटी कितनी बचा, 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। अब देखिए दोनों की हाइट सेम, दोनों की हाइट सेम, g की वैल्यू सेम। इसका मतलब v1 के लिए जो फॉर्मूला होगा v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, वही सेम वेलोसिटी v2 की भी होगी, कितनी, 2gh। इसका मतलब v1 जो है वो v2 के इक्वल है, v1 जो है वो v2 के इक्वल है। हमसे पूछा हुआ है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन मुझे इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए अलग अलग काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लिखना है। तो मैंने लिखा ke1 डिवाइड बाई ke2 इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब बच्चा वेलोसिटी तो आपस में इक्वल है, तो v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये 1/2 और 1/2 कैंसिल आउट हुआ। सो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू m1 बाई m2। मतलब ये डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली मास के रेशियो पे। तो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू, m1 कितना दिया बच्चा, m1 दिया 2 kg और m2 दिया 4 kg, तो 2/4, सो इट इज 1/2। सो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो आ गया बच्चा वो आ गया 1:2, क्योंकि ये 1/2 कैंसिल आउट हो गया, राइट। कितना आ गया, 1/2। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना आया, 1/2। तो कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है आपको, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। देख लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a mass of 0.5 kg moving with a speed of 1.5 meter per second on a horizontal smooth surface collides with a nearly weightless spring of force constant k is equals to 50 Newton per meter. The maximum compression of the spring would be। बच्चों क्वेश्चन को पहले आप डायग्राम से समझो। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है कि एक मास है बच्चा, एक मास है जो कि एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर रखा गया है और सामने एक स्प्रिंग लगी हुई है, सामने एक स्प्रिंग लगी हुई है, राइट। ये एक स्प्रिंग लगी हुई है सामने, ये एक स्प्रिंग लगी हुई है और ये जो मास था ये स्प्रिंग से जाके कोलाइड कर जाता है। जब ये कोलाइड करा तो इस स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन हुआ, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो x इज द कंप्रेशन। इसका मास हमें दिया है बच्चा 0.5, इसकी स्पीड दैट इज वेलोसिटी हमें दी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर और हमसे कंप्रेशन पूछा है, मतलब x की वैल्यू हमसे पूछी है। तो बच्चों जितनी स्पीड से ये जो मास था ये इससे टकराएगा उतनी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब इस मास की काइनेटिक एनर्जी, इस मास की काइनेटिक एनर्जी जित एनर्जी से ये इससे कोलाइड करेगा उतनी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। इसका मतलब इसके पास जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये मूव कर रहा है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जितनी एनर्जी के साथ ये मूव करेगा उतनी ही एनर्जी के साथ कोलाइड करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। जितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ में ब्लॉक मूव करेगा उतनी ही एनर्जी इस स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। एनर्जी स्टोर कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, हमें x निकालना है बच्चा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बाई के इंटू वी स्क्वायर, राइट। ये किया फॉर्म में चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू वी कितना है 1.5, 1.5 का होल स्क्वायर
डिवाइड बाई 50, डिवाइड बाई 50। क्लियर है? अब निकालते हैं। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने लिखा 0.5। अच्छा यहां से मैंने क्या किया, देखो थोड़ा इजी सॉल्व करते हैं इसको। ये पॉइंट हटाया और 0 बढ़ा दिया नीचे। क्लियर? इस 5 से कैंसिल आउट किया इसको 100 टाइम्स, 100 टाइम्स, तो ये आ गया 1.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100। चलो मैं इसको यहां लिखता हूं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100। इसको डाउ रूट लगा दो। ठीक, तो x इज इक्वल टू, ये बाहर आया 1.5 और बच्चों 100 बाहर आया 10। सो x इज इक्वल टू 0.15 मीटर। सो x इज इक्वल टू 0.15 मीटर। विच ऑप्शन इज राइट? बच्चों ऑप्शन बी इज राइट। विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन बी इज राइट। गॉट इट? देख लो एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट। इफ यू नीड देन टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। पहले रीड करो क्वेश्चन को। टू स्प्रिंग्स ए एंड बी हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के ए एंड के बी, और हमें स्टेटमेंट दिया है के ए इज इक्वल टू 2 के बी आर स्ट्रेस्ड बाई अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इफ एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ए इज EA, देन एनर्जी स्टोर्ड इन बी विल बी। बच्चों बोला है कि दो स्प्रिंग हैं, उन दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दिए हुए हैं। अगर हमने उन पर सेम फोर्स अप्लाई किया तो एक स्प्रिंग में EA एनर्जी स्टोर होती है, तो सेकंड वाली स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? देखो समझो। क्वेश्चन नंबर 28। बच्चों दो स्प्रिंग हैं और एक का स्प्रिंग कांस्टेंट KA और दूसरे का KB, और दोनों का रिलेशन क्या है? KA इज इक्वल टू 2KB। KA इज इक्वल टू 2KB। दोनों पर हमने इक्वल फोर्स लगाया, तो बच्चों फोर्स ऑन स्प्रिंग, फोर्स ऑन स्प्रिंग कितना होता है? फोर्स ऑन स्प्रिंग F इज इक्वल टू K इंटू एक्स। तो बच्चा दोनों स्प्रिंग पर सेम फोर्स है, मतलब FA इज इक्वल टू FB। इसका मतलब KA इंटू XA इज इक्वल टू KB इंटू XB। क्लियर? तो KA डिवाइड बाई KB इज इक्वल टू XB डिवाइड बाई XA, XB डिवाइड बाई XA। और बच्चों KA अपॉन KB, यहां से देखो KA अपॉन KB ये कितना हो जाएगा? 2। तो KA अपॉन KB का रेशियो कितना आ गया? 2। तो ये आ जाएगा बच्चा 2, मतलब XB अपॉन XA ये कितना आ गया? 2। कितना आ गया ये? 2। दैट मीन्स XA अपॉन XB ये कितना हो जाएगा? 1/2। क्लियर? यहां से कंप्रेशन आ गया, मतलब XA अपॉन XB आ गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछ रहा है एनर्जी स्टोर। तो बच्चों एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, कितनी एनर्जी स्टोर होगी स्प्रिंग में? तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू हाफ KX स्क्वायर। लेकिन बच्चा अपन को लिखना है दो के लिए, एक A और एक B के लिए। तो EA डिवाइड बाई EB इज इक्वल टू हाफ KA इंटू XA का स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ KB इंटू XB का होल स्क्वायर। ये हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, राइट? सो EA डिवाइड बाई EB इज इक्वल टू बच्चों KA अपॉन KB, KA अपॉन KB इंटू ये बन गया XA अपॉन XB का होल स्क्वायर, XA अपॉन XB का होल स्क्वायर। गॉट इट? अब देखिए KA अपॉन KB ये बच्चा दिया है मैं 2, कितना दिया है? 2 इंटू XA अपॉन XB ये हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना है? 1/2। तो बच्चों 1/2 और इसका होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4। इससे कैंसिल आउट करो 2 टाइम्स। सो EA अपॉन EB इज इक्वल टू 1/2 आ गया। और हमें पूछा है एनर्जी स्टोर्ड इन B, मतलब EB पूछा है बच्चा। तो EB इज इक्वल टू 2EA। EB इज इक्वल टू कितना आ गया? 2EA। गॉट इट? तो विच ऑप्शन इज राइट?
ऑप्शन ए इज राइट, 2EA. So EB is equals to 2EA. Got it? Next question. Question number 29. Question number 29 आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है. एक बार इस क्वेश्चन का आंसर अभी के अभी आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. अभी के अभी करें बच्चा, राइट? करें जल्दी से जल्दी. देखिए, टू बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशियो ऑफ 4:1 आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम. बच्चों, दो बॉडी हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया है, मोमेंटम इक्वल बोला है और मास का रेशियो पूछा है. मतलब पहले यहां पर मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में करके बताया था कि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग मोमेंटम में कैसे चेंज करते हैं. चलो एक बार और कर देते हैं. देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. क्वेश्चन नंबर 29. देखो, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv². और बच्चों, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी. तो यहां से मैंने वेलोसिटी कैलकुलेट किया p/m. इस p/m को मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू p²/m². हो जाएगा, एक m से m गया. तो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²/2m. ये आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन. यहां पे p क्या है? लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम बोलो या फिर मोमेंटम बोलो, एक ही बात है, राइट? तो यहां से बच्चा मुझे समझ आ गया कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. लेकिन ये रिलेशन कब वैलिड होगा? जब आपका p कांस्टेंट है बच्चा. आपका p कैसा है? कांस्टेंट. अगर p कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के. मतलब हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू मास का रेशियो. लेकिन कैसा? इनवर्सली रिलेशन है बच्चा. तो m2 ऊपर आएगा और m1 नीचे आएगा, क्योंकि मोमेंटम तो कैसा है? कांस्टेंट है. अब हमें बोला हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो 4:1 है. तो ke1/ke2 ये हमें 4/1 दिया हुआ है. तो हमें m1/m2 का रेशियो पूछा है. तो ये m2/m1 हो गया, तो इसको उल्टा कर दो. तो m1/m2 कितना आ जाएगा? 1/4. सो m1 रेशियो m2 कितना आ गया? 1:4. गॉट इट बच्चा? विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन डी इज राइट. विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन डी इज राइट. क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, हाँ या ना का जवाब हमें जरूर दिया करें, राइट? और जहां भी डाउट आपको लगता है वहां कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट लिख दिया करें, जिससे आगे जो भी हम लोग वीडियो लेके आएंगे, आगे जो भी क्वेश्चन लेके आएंगे, उनमें आपके क्वेश्चन को शामिल कर लिया जाएगा बच्चा. आप कमेंट जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें. बहुत अच्छे PYQs मैं करवा रहा हूं यहाँ पे, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 बेसिक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, ए फोर्स एक्ट ऑन अ 3 ग्राम पार्टिकल इन सच अ वे दैट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाई x इज इक्वल्स टू 3t माइनस 4t² प्लस tq, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड. द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड. बच्चों, एक पार्टिकल है जिसका मास 3 ग्राम है. क्वेश्चन नंबर 30. एक पार्टिकल है जिसका मास 3 ग्राम है. तो सबसे पहले इसको केजी में चेंज करो. तो 3 इंटू 10 की पावर -3 kg. ग्राम से केजी में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर -3 का मल्टीप्लाई कर दिया. अब उस पार्टिकल की पोजीशन हमें दी हुई है x इज इक्वल्स टू 3t माइनस के 4t² प्लस tq. और बच्चों, टाइम दिया है फर्स्ट 4 सेकेंड. फर्स्ट 4 सेकेंड में आपसे पूछा है वर्क डन. तो बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू, वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट तो यहां से आ जाएगी 4 सेकेंड में, लेकिन फोर्स कैसे निकालोगे? तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इंटू एक्सेलरेशन. तो सबसे पहले मुझे पोजीशन से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा, राइट? तो देखिए, ये हमारे पास है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. बच्चों, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को
अगर मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये बन जाता है वेलोसिटी। क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करो, 3 माइनस 8 और ये 2 आगे आ जाएगा ना, t प्लस ये आगे आ जाएगा 3t स्क्वायर। तो ये आ गया वेलोसिटी। अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। तो फिर से डिफरेंशिएट किया तो 3 का तो 0 माइनस 8 प्लस 6t, मतलब एक्सेलरेशन एट 4 सेकेंड कितना हो जाएगा? -8 प्लस 6 इंटू 4, टाइम की जगह 4 रख दो। तो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, है ना, कितना आ गया? -8 प्लस 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, राइट। तो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया? 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे कैलकुलेट करना है बच्चा वर्क डन। तो देखिए वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स कितना होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों अब हमें मास मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया, डिस्प्लेसमेंट भी निकालते हैं 4 सेकेंड पर। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है? 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यू। तो मुझे निकालना है 4 सेकेंड पर, तो t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 16 प्लस बच्चों 4 का क्यू 64, तो 12 माइनस 64, 16 4 जा 64, राइट, प्लस 64। तो ये 64 से 64 कैंसिल आउट हुआ, तो ये आ गया बच्चा 12 मीटर। अब इसको यहां रखेंगे वर्क डन के फॉर्मूले में। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू मास कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू एक्सेलरेशन कितना आ गया? 16 इंटू डिस्प्लेसमेंट 12। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, अब जरा कैलकुलेट करो, तो 16 इंटू 12 इंटू 3, 16 इंटू 12 इंटू 3 कितना आएगा? 576। इट इज 576 इंटू 10 की पावर -3 जूल। ये आ गया बच्चा अपने पास। ऑप्शन को चेक करें एक बार। अच्छा, ऑप्शन में हमारे पास मिली जूल, किसमें है? मिली जूल। तो ये है जूल में, अगर आप इसको मिली जूल में लिखोगे बच्चा तो यह आ जाएगा 576 मिली जूल। 10 टू दी पावर -3 को हटा दो क्योंकि ये जूल में था, अब आ जाएगा आपके पास मिली जूल में। ठीक है, किस में आ जाएगा? ये मिली जूल में। देखिए तो कितना आ गया? 576 मिली जूल। तो विच ऑप्शन इज राइट? सी ऑप्शन इज राइट। एक बार आंसर देख लो एक बार। सबसे पहले बच्चा हमने ये फाइंड किया कि हमें पता क्या करना है, हम किस किस टर्म को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया, हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया और फाइनली फॉर्मूले में रख दिया। देख लो एक बार। इफ यू नीड टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? Two bodies of masses m and 4m are moving with equal kinetic energies. The ratio of their linear momentum. अच्छा, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया है, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन। तो अब तो हमें फॉर्मूला पता लग गया। क्वेश्चन नंबर 31, दो बॉडीज हैं, एक का मास है m और दूसरी का मास है बच्चा 4m। ठीक, दोनों इक्वल काइनेटिक एनर्जी हैं, तो ke1 इज इक्वल टू ke2। मोमेंटम का रेशियो पूछा है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन एक फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m, p स्क्वायर बाई 2m। दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अब हमें स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल है काइनेटिक एनर्जी के 2 के, मतलब एक पार्टिकल की या एक बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो दूसरी बॉडी के इक्वल है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2। इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने यूज किया मोमेंटम वाला। तो क्या आएगा? p1 स्क्वायर बाई 2m1 इज इक्वल टू p2 स्क्वायर बाई 2m2। देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। हमें मोमेंटम का रिलेशन चाहिए, मतलब p1 बाई p2। तो इस p2 को इधर ले आओ और इसे m1 को इधर पहुंचा दो। तो ये बन गया p1 बाई p2 और स्क्वायर लगा हुआ है तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर।
इज इक्वस टू क्या बन जाएगा ये m1/m2, m1/m2, ये हटाओ रूट लगा दो, तो p1/p2 इज इक्वस टू रूट में m1 की जो वैल्यू बच्चा वो कितनी है m/4m, तो ये m से m कैंसिल आउट हुआ और 1/4 को रूट से बाहर लाओगे तो वो आ जाएगा 2, तो ये आ गया 1/2। सो बच्चों p1/p2 का रेशियो कितना आ गया 1/2। ऑप्शन चेक करें, विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। आसान क्वेश्चन था, देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बेसिक फॉर्मूले पे है। ए बॉडी मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर along straight line under the action of 5 Newton force. If the work done is 25 joule, then angle between the force and direction of motion of the body is। बच्चों सिंपल फॉर्मूले पे है, देखिए क्वेश्चन 32। आपको डिस्टेंस दिया है, मतलब s दिया है 10 मीटर, फोर्स बच्चा दिया है 5 न्यूटन, गॉट इट, और वर्क डन हो रहा है 25 जूल, राइट बच्चा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। कितना होता है बेसिक फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो वर्क डन दिया है 25 इज इक्वल टू फोर्स दिया है 5 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा, मुझे एंगल निकालना है, तो 5 से कैंसिल आउट करो 5 टाइम्स, ठीक, तो 5/10 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो बच्चों यहां से आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 5/10 विच इज 1/2, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। देख लो एक बार। सो विच ऑप्शन इज राइट बच्चा, सो ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। देख लो एक बार। तो गाइज क्वेश्चन आपको कैसे लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।